मॉर्निंग क्लास 9 शुरू करेंगे आज का हमारा क्लास। आज हम लोग शुरू करेंगे न्यू चैप्टर है, न्यू चैप्टर सिविक्स में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स शुरू करेंगे। नाउ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स क्या है और व्हाट इज़ द नीड, कि हमें इलेक्शंस क्यों करना चाहिए, इलेक्टोरल की मीनिंग्स क्या है, ये सारी चीज़ हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो फिर आगे शुरुआत करते हैं। नोट्स यहाँ पे जो नोट दिया है उससे शुरुआत करते हैं। Now, at present, democracy is the most desired and popular form of the rule or government. Presently, पूरे वर्ल्ड में देखा जा रहा है कि मोस्टली जो कंट्रीज़ है वर्ल्ड में, दे आर टू बी कॉल्ड एज डेमोक्रेटिक और डेमोक्रेसी. Now, the countries where there is no democratic government, the people openly or hiddenly desire to have such rules in their country. And the country which are not having democratic form of government, जिस country में democratic governments नहीं है, उस country में जो peoples है, they are openly, some are openly, खुलेआम governments अपने जो system है उसके खिलाफ, या फिर hiddenly छिप के, लेकिन they also focusing कि उन्हें भी democratic government चाहिए. So in democracy, election is the most important process, because through election the people of the country elect their representative from their respective area, and hence representative work together in the form of government to run the country on the path of progress and peace. तो यहाँ पे क्या कहा गया कि अब ये चीज़ें जो है डेमोक्रेसी में क्या होता है कि डेमोक्रेसी में जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इलेक्शन, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ इलेक्शंस, क्योंकि इलेक्शंस के बेस पे ही हम लोग क्या करते हैं, इलेक्शन इज़ अ मैकेनिज़्म. मान लो मैकेनिज़्म है, मशीन से जिसके थ्रू हम लोग अपनी जो हमारी इम्पोर्टेंट जो नीड्स, हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है, जो भी हम जिसको चाहते हैं, वो हम किस तरह से बताते हैं, विद द हेल्प ऑफ वोटिंग. तो यहाँ पे प्रोसेस जो इलेक्शन है मैकेनिज़्म से, जहाँ पे इलेक्शंस के थ्रू पीपल्स जो है सबसे पहले रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं अपने अपने रिस्पेक्टिव एरिया से. एंड रिस्पेक्टिव एरिया से इलेक्ट करने के बाद वो सभी जो है रिप्रेजेंटेटिव वो वर्क करते हैं सब मिलके. हर एरिया में से एक एक को अपॉइंट किया गया, पर्टिकुलर एरिया से वन पर्सन इज इलेक्टेड एंड एज अ रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म. तो उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने के बाद दे विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड दे विल वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री. तो वो किसके लिए काम करेंगे, देश के लिए काम करेंगे, पीपल्स के लिए काम करेंगे. सो इन दिस वे द पीपल, द रिप्रेजेंटेटिव वर्क फॉर द कंट्री एंड दे फॉर्म द गवर्नमेंट. दिस चैप्टर वी विल हैव रिटन टू एक्सप्लेन the electoral process of our country through which a democratic government is formed here. In this lessons, we will also following some questions are there, so we will solve all these questions. Now, so these are the different many questions which we will solve in this chapter. Now, when we will complete the chapter, then you will be easily able to answer all these questions. So, okay, then we will move toward the chapters. Now, the first is need of elections. Why do we need elections? हमें elections क्यों चाहिए, ठीक है. तो पहला क्वेश्चन था यहाँ पर कि why do we need elections. Now, what is the need of elections? Let's try to imagine a country or democratic without elections. तो हम लोग एक काम करते हैं कि इमेजिन करते हैं कि कंट्री है, डेमोक्रेसी है, लेकिन वहाँ पे इलेक्शंस नहीं होती है. सो रूल ऑफ पीपल इज पॉसिबल ओनली व्हेन ऑल द पीपल सिट टुगेदर एवरी डे एंड टेक द डिसीजंस. तो क्या कहा जा रहा है कि वहाँ पे डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में क्या होना चाहिए, पीपल्स सब यहाँ पे जब इलेक्शंस नहीं है तो मतलब जितने सारे पीपल्स हैं वो सभी उसके अंदर रूल्स करेंगे. तो रूल ऑफ पीपल्स इज पॉसिबल ओनली कब होगा पॉसिबल, व्हेन ऑल द पीपल्स इज सिट टुगेदर. व्हेन ऑल पीपल्स दे विल सिट टुगेदर मीन्स ऑल द पॉपुलेशन दे हैव टू सिट टुगेदर, डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स एवरी डेज एंड टेक द डिसीजंस कि उनको उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस क्या है, उसके बदले उनको क्या करना चाहिए.
Now, but as we have already read in chapter 1, this is impossible in any large communities. लेकिन अगर वो देश सोच लो कि वो बहुत बड़ा है, तो इतनी बड़े पॉपुलेशंस कहाँ बैठेंगे? सबसे पहले समस्या क्या आएगी? वेयर दे विल सिट. सो दैट इज़ द मेन क्वेश्चन अराइजेस कि ये बहुत मुश्किल हो जाएगी अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है उस देश में, तो ऑल द पीपल कुड नॉट पार्टिसिपेट, उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. नॉर इट इज़ पॉसिबल फॉर एवरी वन टू हैव द अपॉर्चुनिटीज और नॉलेज टू टेक डिसीजंस ऑन ऑल इश्यूज. तो पहला बता गया कि बहुत प्रॉब्लम होगी कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन एक साथ डिस्कस करने में, बैठने में, डिसीजन लेने में. वहीं पर दूसरी प्रॉब्लम्स होगी कि सभी जो पॉपुलेशन अगर उसमें से बैठेंगे तो सबके पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं या फिर उनके पास नॉलेज है कि वो सभी डिसीजन के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके सॉल्यूशंस बताएंगे हमें. ये भी नहीं होगा कि सभी के पास इसकी जो है कैपेबिलिटी होगी या फिर नॉलेज होगा. दस, इन मोस्ट डेमोक्रेसीज पीपल्स रूल्स थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव. तो इसके लिए कि जितनी सारी मोस्टली डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, मोस्टली, ठीक है, नॉट एवरी, मोस्ट ऑफ देम, व्हाट दे डू, पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम देयर एरिया. वो अपने एरिया से अपनी रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं. ठीक है. नाउ अब इसका एग्जाम्पल, एक आपकी एग्जाम्पल सामने एक एग्जाम्पल रखते हैं, बिकॉज विच वी हैव ऑलरेडी डन इन क्लास, प्रीवियस क्लास, इन योर लास्ट क्लास, दैट क्लास मॉनिटर्स इलेक्शन वी हैव डन इन द क्लास. तो आप सोच लो कि क्लास मॉनिटर्स की इलेक्शन नहीं करके ऑल द स्टूडेंट्स इन योर क्लास शुड बी इलेक्टेड एज मॉनिटर. सभी लोग अपनी अपनी मॉनिटरी शुरू कर देते हैं, कोई किसी की नहीं सुनता. ठीक है. तो उसमें डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो जाती है. टीचर्स को सारे कंप्लेन के लिए शुरू हो जाता है कि मैडम ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था. तो ये प्रॉब्लम बहुत मुश्किल थी क्योंकि हमारी क्लास में स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी अच्छा था. तो इसी तरह से फिर उसकी सोल्यूशन क्या निकाली थी हमने कि वी नीड ओनली 2 मॉनिटर्स, द फर्स्ट एंड द सेकेंड मॉनिटर्स, एंड वी हैव डन थ्रू विद द हेल्प ऑफ इलेक्शंस. तो इसी तरह से यहाँ पर भी वही है कि अगर वह कंट्री के अंदर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो सभी लोग पार्टिसिपेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी सबके लिए. और दूसरी बात, द पीपल दोज हु हैव बीन, इफ दे आर बीन, देन देयर विल बी प्रॉब्लम दैट दे डोंट नो हाउ टू डू द solve the solution of the problems. They don't have the proper knowledge that what they are going to take the decision on behalf of the peoples or what they are going to do for the people. उनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा. तो इसी तरह से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड हैव सम रिप्रेजेंटेटिव टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन विच वी कैन रूल द कंट्री. सो इन मोस्ट डेमोक्रेटिक कंट्रीज पीपल रूल्स थ्रू रिप्रेजेंटेटिव्स. तो उसी तरह से हर एरिया वाइज जो होती है, लोग क्या करते हैं, अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव, वहाँ पे बहुत सारे लोग कैंडिडेट्स जो होते हैं अपने नाम देते हैं. फिर जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि दैट पर्सन इज़ गुड फॉर अस, फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी, दैट पर्सन विल वर्क, सो वी वोट टू दैट पर्सन. तो उसी तरह से दैट पर्सन विल बी इलेक्टेड एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया. तो उसी तरह से बहुत सारे एरिया होंगे, इसी तरह से टोटल बहुत सारे लोग जब रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड हो जाएंगे तो जो सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में जिस पार्टी के पास रिप्रेजेंटेटिव होंगे तो वो पार्टी क्या करेगी, वो रूल करेगी. तो ये चीज़ें प्रोसेस हमने प्रीवियस क्लासेस में, मतलब अपने लास्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ था. तो इसमें हम लोग अब डिटेल्स में जा रहे हैं थोड़ा. ठीक है. तो इसी तरह से रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Now next, is there any democratic method to select the representative without elections? तो अभी पहला क्वेश्चन हमने क्या देखा था ऊपर में कि अगर इलेक्शन हमें क्यों चाहिए. तो एक चीज़ हमने देखी कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, रिप्रेजेंटेटिव अगर हमें चाहिए तो हमें इलेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव तभी होगा जब उसमें से चूजिंग होगी. और चूजिंग कब होगी, जब हम उसमें से वोट देंगे कि हमें कौन चाहिए और कौन नहीं चाहिए. फिर आता है कि अगर मान लो कि एनी डेमोक्रेटिक मेथड, इस डेमोक्रेसी के अंदर इज दे एनी डेमोक्रेटिक मेथड टू सेलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव विदाउट इलेक्शंस, कि विदाउट इलेक्शंस क्या हम किसी रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सकते हैं.
ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी. नाउ लेट अस थिंक अबाउट अ प्लेस वेयर रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन एंड नॉलेज. अब एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे कहा जा रहा है लेट इट जस्ट थिंक ऑफ इट, कि अगर ऐसा कोई प्लेस है जहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव जो है, हर एरिया का रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इलेक्ट होता है, जनता उसको, पीपल उसको इलेक्ट नहीं करते, बल्कि वो इलेक्ट होता है किस बेस पे, उसकी एजुकेशन के बेस पे, उसकी नॉलेज के बेस पे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विल अराइज इफ वी डू फॉलो दिस पाथ. अगर हम इस पाथ को फॉलो करते हैं बेस्ड ऑन एजुकेशन एंड नॉलेज, तो हमारे पास दूसरी प्रॉब्लम अराइज हो जाती है दैट there would be some problems in deciding who is more experienced and knowledgeable. But let us assume that the people can resolve these difficulties. तो जैसे मैंने कहा कि एजुकेशन एंड नॉलेज के बेस पे अगर हम लोग उन्हें इलेक्ट करते हैं, तो पहला क्वेश्चन क्या आ जाता है ना, हु विल डिसाइड हु इज़ मोर एक्सपीरियंस एंड हु इज़ मोर नॉलेजेबल. तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि अब डिसाइड कैसे, किस बेस पे करेंगे कि कौन नॉलेज, सबके पास नॉलेज है लेकिन किसके पास सबसे ज़्यादा नॉलेज है, सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस पर्सन कौन है. अब इस किस बेस पे इसको हम लोग करेंगे, क्लैरिफाई करेंगे. तो साथ में मान लेते हैं कि चलो ठीक है, ये भी सॉल्व हो जाता है अगर वहाँ के लोग जो है वो आपस में झगड़ा नहीं करते और वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं कि भाई आपकी नॉलेज ज़्यादा है हमसे, तो चलो ठीक है आप आगे चले जाओ. लेकिन क्या रियली में ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप को बोलेंगे कि नहीं आपकी नॉलेज मुझसे ज़्यादा है? देयर विल बी अ वेरी लिमिटेड पीपल, बहुत ही कम, या फिर हम बोल सकते हैं ना के बराबर. क्लियरली सच अ प्लेस डज नॉट नीड इलेक्शंस. तो अगर ऐसे में वहाँ पर अगर आपस में प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं तो उस जगह में इलेक्शन की कोई नीड नहीं होती. उस जगह में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की भी कोई नीड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सारे लोग अपने आप में प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. तो वह देश बहुत ज़्यादा खुशहाल होगा, प्रॉस्परस होगा. लेकिन ऐसा नहीं होता है. बट वी कैन कॉल दिस प्लेस बट कैन वी कॉल दिस प्लेस डेमोक्रेसी? हाउ डू वी फाइंड आउट वेदर द पीपल लाइक देयर रिप्रेजेंटेटिव और नॉट? तो इस तरह से इसका सेकेंड पैराग्राफ में जैसे हमने डिस्कस किया कि ऐसे में ऐसा होता ही नहीं है. वहाँ पे अगर ऐसे लोग होते हैं तो वहाँ पे इलेक्शन की कोई नीड नहीं होती. ठीक है. अब थर्ड पैराग्राफ में क्या कहा जा रहा है कि बट कैन वी कॉल द प्लेस दिस प्लेस अ डेमोक्रेसी? कि जहाँ पे कोई इलेक्शन नहीं होता है और वहाँ पे लोग अच्छे से सॉल्व कर रहे प्रॉब्लम्स को, तो उस प्लेस को हम क्या डेमोक्रेसी बोल सकते हैं? हाउ डू वी फाइंड आउट वेदर द पीपल लाइक देयर रिप्रेजेंटेटिव और नॉट? हमें पता कैसे चलेगा कि वहाँ जो रिप्रेजेंटेटिव है, वहाँ के लोगों ने जो उन्होंने नॉलेज के बेस पे या एक्सपीरियंस के बेस पे रखा, तो वो उनको पसंद करते हैं या नहीं करते? हाउ डू वी मेक श्योर रिप्रेजेंटेटिव रूल्स एज पर द विश ऑफ द पीपल? किस तरह से हम श्योर करेंगे जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो रूल करते हैं जनता की विश के अकॉर्डिंग? हाउ डू इंश्योर दैट those who the people don't like do not remain their representative? फिर हम वापस उसे कैसे इंश्योर करेंगे कि जिन्हें वो पसंद नहीं करते हैं वो किस तरह से रिप्रेजेंटेटिव में रहेंगे, रिमेन रहेंगे? तो दे आर डिफरेंट क्वेश्चंस विल अराइज. टू ऑल दीज क्वेश्चंस देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन एंड देयर इज ओनली वन आंसर फॉर दिस ऑल क्वेश्चन, दैट दीज रिक्वायर्ड अ मैकेनिज्म. कि हमें वो अपने रिप्रेजेंटेटिव पसंद है, लोगों की विश पे काम करते हैं, हमें वो हमारे लिए वो सही है या नहीं. तो ये सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस एक ही है और वो है मैकेनिज्म, विद द हेल्प ऑफ अ मैकेनिज्म विच इज़ बीन कॉल्ड एज इलेक्शन. सो दिस रिक्वायर्ड अ मैकेनिज्म बाय विच पीपल कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव एट अ रेगुलर इंटरवल. कितनी इंटरवल होती है? 5 years की इंटरवल्स होती है. एंड चेंज देम, और वो उसको चेंज कर सकती है विद इन 5 years भी. अगर इफ दे फाइंड आउट दैट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स दे आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, they are going against the will of the people, then the people can change the government within that time period also. Then if they wish to do so,
दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज इलेक्शन. तो उस मैकेनिज्म को क्या बोलेंगे? इलेक्शंस बोलेंगे. So thus elections are considered essential in our time of a democracy. तो इसीलिए election is very essential, is a very essential conditions in our time for democratic period, democracy के लिए. ठीक है ना. यहाँ पे आप देख लो पार्टी नंबर 1, पार्टी ABCD लिखा हुआ है. मैनिफेस्टो मीन्स उसके जो नारा होती है, उनकी पॉलिसीज़ होती है, जो भी वो बोलते हैं कि वो क्या क्या करेंगे, वादे जो करते हैं. फिर उनका टॉप कैंडिडेट्स कि उस पार्टी में वो कैंडिडेट्स कौन खड़ा है, उसके साथ साथ उसके टॉप लीडर्स कौन कौन होते हैं. तो इस तरह से पार्टी ABCD दिया गया और जिसके बेस पे लोग वोट करते हैं कि कौन सी किसकी मैनिफेस्टो आपको अच्छी लगी, A वाले की, B वाले की, या C वाले की, या D वाले की. कौन से कैंडिडेट्स आपको ज़्यादा. हमें देखना क्या होता है, उसकी अपीयरेंस देखनी नहीं होती कि वो देखने में कैसा स्मार्ट है या नहीं है. हमें देखना है कि वो काम कैसा करेगा, देश के लिए कैसा करेगा, समाज के लिए कैसे करेगा, उस सोसाइटी के लिए वो कितना काम करेगा, एंड उसने जो प्रोमिसेस किए हैं वो किस तरह से है. उसके बेस पे लोग उसे वोट करेंगे. तो ये बहुत ज़रूरी है. नाउ अ वोटर गेट्स फुल टाइम एंड अपॉर्चुनिटीज टू चूज देयर कैंडिडेट्स पार्टी ऑफ इट्स चॉइस in systematic way through elections which is not possible without elections. तो क्या कहा जा रहा है कि वोटर्स जो है, जो वोट देंगे, उनके पास पूरी टाइम होती है सोचने की, समझने की, अपॉर्चुनिटीज़ होती है. क्योंकि वोट देने का जब टाइम आता है तो उसके पास एक ही बार होती है, तो इसलिए उससे पहले जो टाइम होती है उसके पास बहुत सारा होता है, जिससे वो आराम से चूज़ कर ले कि उसे कौन से कैंडिडेट्स को वोट देना है. जैसे अभी हमने डिस्कस किया ABCD पार्टीज जो थे, उनको किन को वोट करना है, कौन सी पार्टी को करना है, या फिर कौन से कैंडिडेट्स को करना है. और वो सिस्टमेटिक वे से होता है. और किसके थ्रू होता है? इलेक्शंस के थ्रू, विच इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट इलेक्शन. जो इलेक्शंस के विदाउट इलेक्शन या इलेक्शन का बगैर हम उसे चूज नहीं कर सकते. तो इसी तरह से इलेक्शन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. ठीक है. तो इसके लिए इलेक्शन इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट नीड in present democratic country. Now next is features of a democratic elections. कि क्या क्या features होनी चाहिए एक democratic elections के लिए. Now there are many countries in the world where elections are held but democracy is not there. तो सबसे important चीज़ है कि जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज हैं जो वो कहते हैं वो डेमोक्रेटिक है या फिर डेमोक्रेसी फॉलो करती है. ठीक है. वे इलेक्शंस ऑल्सो हेल्ड, लेकिन वहाँ पे इलेक्शन भी होती है, बट हेल्ड इलेक्शंस वे आर हेल्ड बट डेमोक्रेसी इज नॉट देयर. लेकिन उसको वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है. तो हम इस किस बेस पे कहेंगे? बट दे आर सेइंग दैट दे आर डेमोक्रेटिक एंड दे आर कंडक्टिंग और कंटेस्टिंग द इलेक्शंस ऑल्सो. तो जब वो कंटेस्ट इलेक्शन भी करते हैं, डेमोक्रेटिक भी बोलते हैं, तो किस बेस पे हम कहेंगे कि दे आर नॉट डेमोक्रेटिक? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द फीचर्स. जो फीचर्स हमने चैप्टर 1 में डिस्कस किया था, 5 फीचर्स थी डेमोक्रेसी की, तो उसे ही फाइंड आउट करना है कि वहाँ पर वो 5 फीचर्स जो है फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है. अगर हो रही है तो वो डेमोक्रेसी है, दैट कंट्री इज डेमोक्रेटिक. अगर वो नहीं हो रहे हैं, एक भी मिसिंग होता है, तो वो क्या हो जाएगा? फिर वो डेमोक्रेटिक नहीं होगा, नॉन डेमोक्रेटिक हो जाएगा. सो यहाँ पे देखो, इट मीन्स इलेक्शंस कैन बी डेमोक्रेटिक एज वेल एज नॉन डेमोक्रेटिक. तो इलेक्शन को भी कहा गया डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक. तो उसे भी हम किस बेस पे कहेंगे कि वो इलेक्शन डेमोक्रेटिक है, नॉन डेमोक्रेटिक. नाउ देन हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज वेदर द इलेक्शन इज डेमोक्रेटिक और नॉट. तो किस बेस पे हम कहेंगे कि वो इलेक्शन जो है डेमोक्रेटिक है या नॉन डेमोक्रेटिक है. तो दे आर सर्टन पैरामीटर्स. तो उसे जज करने के लिए कुछ पैरामीटर्स दिया गया है, उसे हमें देखना पड़ेगा, जस्टिफाई करनी पड़ेगी कि ये सारे पैरामीटर्स जो है फॉलो होते हैं कि नहीं होते. अगर फॉलो होते हैं तो मतलब मान लो कि वो इलेक्शन डेमोक्रेटिक है. अगर फॉलो नहीं होते हैं तो वो इलेक्शन नॉन डेमोक्रेटिक हो जाएगा. सो ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन कंक्लूड अबाउट द डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक नेचर ऑफ द इलेक्शंस. तो वो सारा कौन सा है? सो नंबर 1, तो यहाँ पे देखो, फॉलोइंग आर द मिनिमम कंडीशंस फॉर एन इलेक्शंस बी कॉल्ड एज डेमोक्रेटिक. तो इलेक्शन को हम डेमोक्रेटिक कहेंगे उसके लिए जो मिनिमम कंडीशंस है. तो पहला है
everyone should be able to choose. That means everyone should have one vote and every vote should have equal value. कि जितने लोग हैं 18 ईयर्स एंड अबव वो सभी वोट करें, उनके पास वोट करने का अधिकार हो, और उनकी वोट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, सभी की इक्वल होनी चाहिए. किसी की भी ऊपर नीचे नहीं कि किसी की 1 है तो किसी की हाफ है, किसी की डबल है, ऐसा नहीं, सब भी के बराबर होनी चाहिए. दूसरा, पार्टीज एंड कैंडिडेट शुड बी फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शंस सो दैट रियल चॉइस मे बी ऑफर्ड टू द वोटर्स. जितने सारे पार्टीज है या फिर कैंडिडेट्स है उनके पास कोई रोक टोक नहीं हो, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं हो, वो सभी फ्री हो ताकि वो आराम से अपनी मर्जी से इलेक्शन में खड़े हो, चुनाव में खड़े हो और अपनी जो भी इसकी पॉलिसीज है वो उसको फॉलो करे. साथ साथ वो जनता को रियल चॉइस भी दे कि वो जो बोल रहे वो करेंगे भी, तो इसी तरह से वो ऑफर करेंगे टू द वोटर्स. ये होना चाहिए. तीसरा, इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली एट रेगुलर इंटरवल और आफ्टर एवरी 5 years. तो हमारे देश में एवरी या फ्यू ईयर्स है, हमारे कंट्री में एवरी 5 years होती है. लोकसभा इलेक्शंस और विधानसभा इलेक्शन जो होती है एवरी 5 years होती है. तो ये हमेशा होना चाहिए. इसका ये नहीं कि वन टाइम होने के बाद उसे बंद कर दिया गया. ठीक है. नाउ ओनली द कैंडिडेट्स परफॉर्म बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड. तो जिस कैंडिडेट को लोगों ने पसंद किया था, परफॉर्म, जिनको उन्होंने वोट दिया था, जिन्हें उन्होंने इलेक्ट किया था, वही वो ड्यूटी, वही वो परफॉर्म करेंगे. मीन्स वही रोल प्ले करेंगे, कोई और उनके बिहाफ में नहीं करेंगे. लास्ट, इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर. इलेक्शन जो है फ्री और फेयर मैनर में होना चाहिए. कोई किसी को दबाए नहीं, धमकाए नहीं, कोई चीटिंग ना करे, गलत तरीका अपनाए नहीं. Where peoples can choose their representative whom they really wish. तो उससे क्या होगा कि जिसे जो वोटर्स है जिसे चाहती है वो उसको अपनी मर्जी से वोट दे सके. Now, these might demand very simple conditions, but these are not fulfilled in many countries across the world. तो ये बहुत ही छोटी सी सिंपल सी कंडीशंस है, लेकिन देखा जाता है यही कंडीशंस पूरे जितने सारे कंट्रीज है वर्ल्ड के अंदर, जितने भी बोलते हैं मोस्टली, इसमें से कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो बोलते हैं कि डेमोक्रेटिक है लेकिन दे आर नॉट फॉलोइंग ऑल दिस क्राइटेरिया. तो हाउ कैन वी विल कॉल दैट कंट्री एज अ डेमोक्रेटिक, बिकॉज दे आर नॉट फॉलोइंग इलेक्शन एज अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन. उसे हम इलेक्शन जो डेमोक्रेटिक नहीं है तो हम नहीं बोल सकते कि वो डेमोक्रेसी है, वो डेमोक्रेटिक है. So this is the reasons why these countries are not considered democratic even they conduct elections at a regular interval. तो इसी कारण उस कंट्री को हम लोग नहीं बोलेंगे कि वो डेमोक्रेटिक है, भले ही वो इलेक्शन करवाती है, रेगुलर करवाती है, लेकिन फिर भी उसे हम डेमोक्रेटिक नहीं बोलेंगे क्योंकि इनमें से बहुत सारी चीज़ें जो है वो फॉलो नहीं करते, इसीलिए. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे व्हाट इज़ अ डेमोक्रेटिक इलेक्शंस इन फैक्ट. तो अभी नेक्स्ट में जो है उससे पहले जो हमने पढ़ा जस्ट इंट्रोडक्शन था, व्हाई वी नीड इलेक्शंस एंड विच इलेक्शन हैज बीन कॉल्ड एज अ डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक. तो ये कंसेप्ट थोड़ा सा ही था, तो इसको जो है आप वीडियो देखने के बाद एक बार रीड आउट ज़रूर करना चैप्टर्स, तो आपको समझ में इजीली आ जाएगा क्योंकि ऑलरेडी वी हैव बीन डन. ये चीज़ें हमने प्रीवियस क्लासेस में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्टरी पार्ट किया था, इसलिए आपको इजी हो जाएगी. नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे व्हाट इज़ कॉल्ड अ डेमोक्रेटिक इलेक्शंस.